हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। होप करते हैं आप बढ़िया होगे। तो आज हम इस वाले चैप्टर का जो भी पोर्शन बचा हुआ था आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हमने कर लिया था इसमें पॉलिनेशन वाला टॉपिक। ठीक है, आज हमारा टॉपिक चलेगा बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट बायोटिक एजेंट का मतलब क्या है कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि पॉलिनेशन को कराने में हेल्प करते हो उनको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक एजेंट। और मोस्टली मोस्टली जितने भी प्लांट्स हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, बायोटिक एजेंट को ही यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स, यानी कि सबसे ज्यादा पॉलिनेटिंग एजेंट्स को, बायोटिक एजेंट को यूज करा जाता है। ठीक है, जैसे कि बटरफ्लाइज, ये बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, बास, आंट्स, मॉथ्स, बर्ड्स। ठीक है, सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, ये कुछ इस टाइप के ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये हमारा पॉलिनेशन कराने में हेल्प करते हैं। एंड द बैट्स आर कॉमन, ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ये सब के सब क्या है, हमारे पास बायोटिक एजेंट्स हैं। अमंग ऑफ दीज एनिमल्स इंसेक्ट पर्टिकुलरली बीज आर डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, ये वाली लाइन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट में आ चुकी है। ठीक है, इसको क्या कर लो, आप नोट कर लो, अंडरलाइन कर लो। ठीक है, क्योंकि ये नीट में आ ही नहीं रहा है, ये नीट का क्वेश्चन है। यानी कि सबसे ज्यादा पॉलिनेटिंग एजेंट्स में कौन हेल्प करता है, ठीक है, वो होती है बीज। ठीक है, हनी बीज वगैरह। इवन द लार्ज एनिमल, यानी कि लार्ज एनिमल जो कि बॉडी में बहुत बड़े हो, एज सम प्राइमेट्स, लीमर्स, आर्बोवोरल्स, ट्री डेवलिंग्स, रोडनेट्स एंड इवन रेप्टाइल्स। ठीक है, गिक्को लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड have also been reported as the pollinating in a some species। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, कुछ लार्ज एनिमल यानी कि जिनका बॉडी काफी बड़ी हो, ऐसे एनिमल्स भी हमारा पॉलिनेशन कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जैसे कि लीमर वगैरह। ठीक है, ये नीट वाला क्वेश्चन था, इसको आपने नोट कर लिया होगा। आप यहाँ पे देखो। ठीक है, often flowers of animals pollinated plants are specially adapted for the particular species for animals। ठीक है, majority of insect pollinated flowers are large, colorful, fragrant and rich in nectar। यानी कि ये क्या कह रहा है कि ऐसे वाले फ्लावर्स जो कि इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन करते हैं, वे फ्लावर क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, बड़े फ्लावर्स होते हैं और कलरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं। फ्रेग्रेंट्स यानी कि उनके अंदर बहुत ज्यादा खुशबू आती है। एंड रिच इन नेक्टर, और उनके अंदर क्या रहता है, नेक्टर, यानी कि वो मीठा मीठा सा रस उनके अंदर भरा रहता है। ठीक है, व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, जब फ्लावर स्मॉल कंडीशन में रहते हैं, एंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू ए इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि जब फ्लावर छोटे होंगे तो वो गुच्छों की फॉर्म में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, to make them the conspicuous animals are the attract to flowers by the colors and or fragrance। यानी कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि फ्लावर्स के कलर्स को देखकर, ठीक है, उनकी फ्रेग्रेंस को देखकर अट्रैक्ट होते हैं। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज, यहाँ से आप नोट कर लीजिए, यहाँ से नीट का क्वेश्चन बनता है तुम्हारे में, ये वाली लाइन नीट में आई हुई है। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स secrete foul odors to attract these animals। यानी कि ऐसे फ्लावर्स जो कि फ्लाइज यानी कि मक्खियों के द्वारा और बीटल के द्वारा पॉलिनेशन करेंगे, वो क्या करते हैं, फाउल ऑर्डर रिलीज करते हैं। ठीक है, उनके अंदर से क्या निकलती है, फाउल ऑर्डर यानी कि बदबू निकलती है। टू सस्टेन एनिमल्स विजिट द फ्लावर्स हैव द प्रोवाइड द रिवॉर्ड टू एनिमल्स। ठीक है, यानी कि फ्लावर्स क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, एक रिवॉर्ड प्रोवाइड करा रहे हैं और उनकी तरफ क्या अट्रैक्ट हो रहे हैं, इंसेक्ट और कुछ बर्ड्स, कुछ एनिमल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। नेक्टर एंड पॉलेंस ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। यानी कि फ्लोरल के अंदर क्या बन रहा है,
फ्लावर के अंदर बन रहा है नेक्टर, यानी कि वो मीठा सा रस, और पॉलिन ग्रेन्स, जिसको लेने के लिए कौन आ रहे हैं, इंसेक्ट वगैरह और कुछ एनिमल्स वगैरह आ रहे हैं, और उसी की हेल्प से क्या हो रहा है, हमारा पॉलिनेशन हो रहा है। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड्स फ्रॉम द फ्लावर्स एंड एनिमल विजिट्स कम्स इनटू कांटेक्ट विद द एंथर्स द स्टिग्मा। ठीक है, जैसे ही कुछ एनिमल्स वगैरह, इंसेक्ट वगैरह हमारे फ्लावर से ये नेक्टर वगैरह लेने आते हैं, तो वो क्या कांटेक्ट में आ जाते हैं पॉलन ग्रेन के, और पॉलन ग्रेन हमारा क्या चला जाता है, स्टिग्मा तक चला जाता है। ठीक है, यहाँ से हमें एक क्वेश्चन पता चला था कि फाउल ऑर्डर, ठीक है, कौन रिलीज करता है, ऐसे फ्लावर्स जो कि बीटल्स और फ्लाइज से क्या होंगे, पॉलिनेशन करेंगे, वो फाउल ऑर्डर रिलीज करते हैं। ठीक है, द बॉडी ऑफ एनिमल्स, यहाँ से देखो, द बॉडी ऑफ एनिमल्स गेट कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स। यानी कि ऐसा समझो कि कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो कि कुछ एनिमल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और कुछ इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही कोई इंसेक्ट उनके पास में पहुंचता है तो उनके पॉलिन ग्रेन क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं, चिपचिपे से होते हैं, और वो पॉलिन ग्रेन उनकी बॉडी पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और वो जैसे ही नेक्स्ट फ्लावर पे पहुंचेगा तो उसके बॉडी से वो पॉलिन ग्रेन कहाँ हो जाएंगे, उसके स्टिग्मा तक क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, और इसी चीज को क्या बोल दोगे तुम, पॉलिनेशन। When the animals carrying pollen on its body comes to the contact with the stigma, और वो कहाँ आ जाता है, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाता है, इट्स ब्रिंग्स अबाउट पॉलिनेशन, ये किसको कंप्लीट करा देता है, पॉलिनेशन को कंप्लीट करा देता है। इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर, यहाँ से तुम नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवॉर्ड आर प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस, क्या प्रोवाइड करा रहा है, सेफ प्लेस टू लेइंग एग्स। ठीक है, अंडे देने के लिए सेफ प्लेस प्रोवाइड करा रहा है, किसके लिए, फ्लोरल रिवॉर्ड, यानी कि कोई फ्लावर हमारे पास में ऐसा है, उसने इंसेक्ट को क्या करा रखा है, कोई एक सेफ प्लेस दे रखा है जिसमें वो आके क्या कर सके, अपने एग दे सके। एन एग्जाम्पल इज दैट द टॉलेस्ट फ्लावर, ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा नीट में आ चुका है। ठीक है, द टॉलेस्ट फ्लावर एमोर्फोफेलस, ठीक है, एमोर्फोफेलस, द फ्लावर्स इटसेल्फ इज अबाउट 6 फीट इन हाइट, यानी कि आप अंदाजा लगा के देखो 6 फुट लंबाई का है, यानी कि ये फ्लावर क्या है, टॉलेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, यानी कि ये लंबाई में सबसे ज्यादा बड़ा फ्लावर है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला तुम्हारा आ चुका है कि टॉलेस्ट फ्लावर क्या है। ठीक है, उसके अंदर क्या फ्लोरल रिवॉर्ड्स हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस, ए सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ए स्पीसीज ऑफ मॉथ एंड द प्लांट यक्का। ठीक है, वेयर बोथ स्पीसीज, आप इस चीज को समझो, यहाँ पे एक और स्पीसीज का तुम्हें बताया गया है कि यहाँ पे कुछ मॉथ, मॉथ का मतलब होता है कुछ बटरफ्लाई लाइक ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट। ठीक है, और एक प्लांट है यक्का। ठीक है, यक्का प्लांट, ये जो यक्का प्लांट है और ये जो मॉथ है, एक ऐसा रिलेशनशिप शो करते हैं। ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि दोनों को बेनिफिट्स होता है। ठीक है, क्या होता है, दोनों को बेनिफिट्स होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा नीट का क्वेश्चन है, नोट कर लेना। देखो, ये जो दोनों यक्काशेला और ये जो तुमने मॉथ देखा था, प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। द मॉथ डिपॉजिट्स इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर। ठीक है, यक्काशेला प्लांट्स और मॉथ एक दूसरे के बिना अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट क्या करता है, अपने एग को डिपॉजिट करता है उसकी लोक्यूल में, ओवरी के लोक्यूल में या फ्लावर के अंदर। ठीक है, इन टर्न्स गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मॉथ, और इसके बदले वो क्या हो जाता है, इसके बदले में वो फ्लावर पॉलिनेशन कर लेता है। ठीक है, द लार्वा of the moth come out the egg as the seed start developing। जैसे ही इस फ्लावर के अंदर सीड डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है तो वो एग से लार्वा निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, why don't you observe some flowers or flowering plants or many other available to you।
ठीक है, कुकुम्बर, मैंगो, पीपल, ठीक है, कोरिएंडर, पपाया, ऑनियन, लोबिया, कॉटन, तंबाकू, रोज, लेमन, ठीक है, ये इतने सारे बनाना टाइप के बहुत सारे प्लांट्स हैं। ठीक है, इनमें तुम ऑब्जर्व करो कि इन वाले प्लांट्स के पास या इन वाले प्लांट्स के फ्लावर्स के पास कौन कौन इंसेक्ट, कौन कौन एनिमल इनको पॉलिनेशन कराने के लिए आ रहा है, या कौन कौन इनके पास में आके इनको विजिट करता है। ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। टॉपिक क्या रहेगा हमारा, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब आप समझो। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है। ठीक है, कुछ ऐसी युक्तियां या कुछ ऐसी तकनीक जिनके द्वारा फ्लावर्स सेल्फ पॉलिनेशन को रोककर, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन करे। ठीक है, क्योंकि उसको क्या बचना है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचना है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन से बचना है और क्रॉस पॉलिनेशन उसको करना है, यानी कि ऑटोगैमी छोड़नी है और जीनोगैमी उसको करनी है। तो वो अपने अंदर कुछ ऐसे ऐसे मॉडिफिकेशंस, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट कर लेगा जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक देगा और क्रॉस पॉलिनेशन को वो कर लेगा। ऐसी डिवाइस को हम क्या बोल देंगे, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, देखो मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस द हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर का मतलब यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर एक ही इसमें हो, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर। एंड पॉलन ग्रेन्स आर लाइकली कम टू कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो ऐसे वाले फ्लावर में क्या होता है, ऐसा फ्लावर जो कि मेल और फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर हो। आप खुद सोच के देखो, अगर हमारे पास में एक ही फ्लावर के अंदर क्या है, मेल और फीमेल पार्ट है, एक ही फ्लावर के अंदर क्या है, मेल और फीमेल पार्ट है, यानी कि स्टिग्मा भी है और ओवरी भी है, और इसी के अंदर हमारे एंथर लगे हुए हैं। तो पॉलन ग्रेन यहाँ से निकलेंगे, पॉलन ग्रेन यहाँ से निकलेंगे और इसी के स्टिग्मा पर लैंड कर जाएंगे, इसी के स्टिग्मा पर क्या कर जाएंगे, लैंड कर जाएंगे। तो ये क्या कर जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेल्फ पॉलिनेशन से बचना है, सेल्फ पॉलिनेशन से बचना है, क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। ठीक है, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। देखो ये वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में आ चुका है वाला क्वेश्चन तुम्हारा। अगर हम लगातार लगातार सेल्फ पॉलिनेशन कराते रहें, लगातार लगातार सेल्फ पॉलिनेशन कराते रहें, तो क्या हो जाएगा, उसमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस। फ्लावरिंग प्लांट ने क्या कर लिया है, बहुत सारी डिवाइसेस को डेवलप कर लिया है। ठीक है, टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन को करेज, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन को करना है और सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है। तो उन्होंने बहुत सारी डिवाइसेस क्या कर ली है, बना ली है प्लांट ने। अब यहाँ से तुम्हारी इंपॉर्टेंट लाइन स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ से इन सम स्पीसीज pollen release and stigma receptivity are not synchronized। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ से तुम्हारा नीट में क्वेश्चन बनता है, नॉन सिंक्रोनाइज्ड, यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, पॉलन ग्रेन्स जहां पे बन रहे हैं, जब रिलीज हो रहे हैं, और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी एक टाइम पे नहीं हो रही है। ठीक है, ईदर द पॉलन ग्रेन इज रिलीज बिफोर, या तो पॉलन ग्रेन पहले रिलीज हो रहे हैं, या स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच मोर बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन। यानी कि ऐसा कह लो, या तो हमारे पॉलन ग्रेन पहले रिलीज हो पा रहे हैं, या हमारे पॉलन ग्रेन बहुत बाद में रिलीज हो रहे हैं, स्टिग्मा हमारी क्या हो रही है, मैच्योर पहले हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। इन सम अदर, यहाँ से सेकंड, यहाँ से तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन बनता है, नीट में ही आया हुआ। इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट द डिफरेंट पोजीशन सो दैट द पॉलन कैन नॉट कम द कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, इन्होंने क्या बताया यहाँ पे कि पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है, यानी कि ये जो स्टिग्मा है और ये जो पॉलन, ये जो एंथर है हमारी, या स्टेमन है, स्टेमन है, और ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा, इन दोनों की जो पोजीशन है, इन दोनों की पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे है। ठीक है, सेम नहीं है, तो इसके पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर नहीं जाएंगे, तो ये क्या कर देगा, सेल्फ पॉलिनेशन को ये रोक देगा और क्रॉस पॉलिनेशन को ये प्रमोट करा देगा। ठीक है,
बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट्स ऑटोगैमी, ये दोनों की दोनों डिवाइस क्या है, ये ऑटोगैमी को रोकती हैं। द थर्ड डिवाइस, यहाँ से तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा बनता है जो कि नीट में आया हुआ, द थर्ड डिवाइस प्रिवेंट द इनब्रीडिंग इन द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि अगर मान लो कोई फ्लावर हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है और उसी के अंदर एंथर और स्टिग्मा लगे हुए हैं, तो उसी फ्लावर के अगर पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाएंगे तो हमारा स्टिग्मा क्या कर लेगा, उसको पहचान लेगा कि ये मेरी स्पीसीज का है, और ये क्या कर देगा, उसको वहीं पे रोक देगा, या इसकी पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट ही नहीं होने देगा, या ये खुद अपने आप को किल कर लेगा या मार देगा। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने की थर्ड डिवाइस क्या थी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म एंड prevents self pollination from the same flower or other flowers of the same plant, ठीक है, from fertilizing the ovule by the inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil। ये अभी तुम्हें बताया गया है कि पॉलन, जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो पॉलन ट्यूब जैसे इसके अंदर बनाना चाहेगा तो हमारी पॉलन ट्यूब को बनने की परमिशन ही नहीं दी जाएगी, पॉलन ट्यूब भी यहाँ पे हमारी बनेगी नहीं। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फोर्थ टाइप की डिवाइस, ये भी हमारा क्वेश्चन नीट में आ चुका है। ठीक है, फोर्थ डिवाइस क्या अपनाई है फ्लावर्स ने। चौथा ऐसा तरीका जिसमें फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेगा, ठीक है, वो क्या है, अनदर डिवाइस प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का आप मतलब क्या समझ गए हैं, यानी कि केवल फ्लावर के अंदर या तो मेल पार्ट हो या उसके अंदर फीमेल पार्ट हो, फ्लावर के अंदर या तो फीमेल पार्ट हो या फ्लावर के अंदर क्या हो, मेल पार्ट हो। ठीक है, फ्लावर के अंदर क्या लग रहे हो, केवल मेल पार्ट लग रहे हैं, ठीक है ना। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, ठीक है, मोनोसियस प्लांट, इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन नीट में आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन ये नीट का आया हुआ है, नीट 2017 में आ चुका है वाला क्वेश्चन, यहाँ से तुम्हें नोट कर लेना है। ठीक है, हमारे पास में कैस्टर और मेज क्या है, ठीक है, इन पे मेल और फीमेल फ्लावर आते हैं लेकिन वो अलग अलग फ्लावर होते हैं, पर क्या होता है, ये ऑटोगैमी को तो रोक देते हैं। अगर मान लो कोई फ्लावर केवल मेल है, अगर कोई फ्लावर फीमेल है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये अपने आप से तो पॉलन ग्रेन इस पे लेके नहीं आ सकता, तो इसने ऑटोगैमी को तो रोक लिया है। लेकिन अगर एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर भी है और उसी प्लांट पे फीमेल फ्लावर भी है तो वो क्या करेगा, ऑटोगैमी को तो रोक सकता है लेकिन उसमें जिटोनोगैमी हो जाएगी, यानी कि वो जिटोनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर सकता। तो ये वाला क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा वाला प्लांट है जिसके अंदर ऑटोगैमी तो रुक जाती है लेकिन वो जिटोनोगैमी को नहीं रोक पाता, तो कौन कौन है, कैस्टर और मेज। तो ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा नीट में आ चुका है। इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर, यहाँ से तुम्हारा फिर फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ से फिर से तुम्हारा क्वेश्चन बना है। कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जैसे कि पपाया की स्पीसीज मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, दैट इज ईच प्लांट इधर मेल और फीमेल, ठीक है, डायोसी। इन दिस कंडीशन प्रिवेंट्स ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी बोथ। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा नीट में आ चुका है, यानी कि कुछ हमारे पास में ऐसे प्लांट है जिसमें केवल मेल प्लांट होता है या फीमेल प्लांट होता है, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिसपे केवल मेल ही मेल फ्लावर आए हैं, ऐसे प्लांट जिसपे केवल फीमेल ही फ्लावर आए हैं। तो ऐसा कौन सा वाला प्लांट है हमारे पास में, पपाया, यानी कि पपाया का मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। ठीक है, तो ये वाला प्लांट क्या है, ये ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी दोनों को रोक देगा और क्या करेगा, ये क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नीट में तुम्हारा आ चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन एक टॉपिक है हमारा, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, बहुत बढ़िया टॉपिक है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। Pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen grains या compatible pollen grain of the same species as the stigma। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है तुमसे
यानी कि पॉलिनेशन की कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि सेम ही स्पीसीज का पॉलिन ग्रेन उसके ऊपर जाके गिरे स्टिग्मा के, ठीक है। किसी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का भी पॉलिन ग्रेन वहां पे स्टिग्मा पर लैंड कर सकता है। मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास में ये फ्लावर है और ये इसका स्टिग्मा है, तो यहाँ से मान लो पॉलिन ग्रेन आ रहे हैं, ठीक है, और ये सेम स्पीसीज के हैं, तो जरूरी नहीं कि ये यहीं पे आए, हवा से ही दूसरी जगह भी जा सकते हैं। और मान लो यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज के हैं, तो डिफरेंट स्पीसीज के भी यहाँ पे आ सकते हैं, ये सेम स्पीसीज तो ये डिफरेंट स्पीसीज। तो ऐसा पॉलिनेशन में किसी ने लिख के नहीं दे दिया है पहले से ही कि सेम ही स्पीसीज का पॉलिन ग्रेन उसके स्टिग्मा पर आके लैंड करे, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के पॉलिन ग्रेन भी वहां पे आके गिर सकते हैं, ठीक है। ऑफन पॉलिन द रॉन्ग टाइप, ठीक है, अक्सर कुछ रॉन्ग टाइप के पॉलिन ग्रेन्स भी इधर फ्रॉम द अदर स्पीसीज और द सेम प्लांट इफ इट इज द सेल्फ इनकॉम्पिटेबल एज लैंड ऑन द स्टिग्मा, ठीक है। द पिस्टल हैज द एबिलिटी, यहां से आप नोट कर लेना, इसकी डेफिनेशन टाइप बना सकते हो। द पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज द राइट टाइप कॉम्पिटेबल और द रॉन्ग टाइप इनकॉम्पिटेबल। यानी कि एक ये जो हमारी फ्लावर में स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा जो होती है, स्टिग्मा के अंदर एक ऐसी पावर है या एक ऐसी एबिलिटी है इसके अंदर कि ये अपने राइट टाइप के पॉलिन ग्रेन को या रॉन्ग टाइप के पॉलिन ग्रेन को पहचान सकती है। क्या कर सकती है? पहचान सकती है। इफ is of the right type, the pistil accept the pollen and promote post pollination events। अगर वो राइट टाइप का है, अगर यहाँ पे क्या आया है, सेम स्पीसीज का है और राइट टाइप का है, तो वो क्या कर देगा, वहां से उसको प्रमोट करा देगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स कराने के लिए, यानी कि फर्टिलाइजेशन कराने के लिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, सीड बनाने के लिए, फ्रूट्स बनाने के लिए उसको क्या कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा, अगर वो राइट टाइप का है। अगर वो राइट टाइप का नहीं है, अगर वो राइट टाइप का नहीं है, तो वो जो पॉलिन ट्यूब बनाना चाहेगा, वो जो पॉलिन ट्यूब बनाना चाहेगा, तो उसकी पॉलिन ट्यूब को ही नहीं जर्मिनेट होने दिया जाएगा, उसकी पॉलिन ट्यूब को क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अभी पीछे हमने कुछ ये जो आपका डायग्राम दिखा रखा है, ये जो आपका डायग्राम दिखा रखा है, इस वाले डायग्राम के अंदर जर्मिनेटिंग पॉलिन ग्रेन्स दिखा रखे हैं और पॉलिन ट्यूब्स इसके अंदर दिखा रखी हैं, ठीक है। जर्मिनेटिंग पॉलिन ग्रेन्स का डायग्राम थे, ठीक है। ये अभी जो मक्का वाली बात करी थी, मक्का मेज, ठीक है, ये जो हमारे पास में मक्का होती है, भुट्टा, ठीक है, भुट्टा, ये भुट्टे के वो लंबे लंबे टैसल्स हमें जो दिखाई देते हैं बाहर की तरफ, वो स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं, हवा के अंदर तैरते रहते हैं और वो हवा में आने वाले जितने पॉलिन ग्रेन्स होते हैं उनको क्या कर लेता है, ये रिसीव कर लेता है, ठीक है। ये वाला डायग्राम जो तुम्हारा दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है, ठीक है, कि पॉलिन ग्रेन हमारे स्टिग्मा पर लैंड कर चुके हैं और उनसे पॉलिन ट्यूब बनना स्टार्ट हो गई है, और ये पॉलिन ट्यूब नीचे की तरफ स्टाइल से होते हुए, ठीक है, माइक्रोपाइल एंड से हमारे ओव्यूल तक एंट्री कर रही है, ठीक है, और फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये सिनर्जिड सेल है, ये एड सेल है, पोलर न्यूक्लियर एंटीपोडल सेल, और ये पॉलिन ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स दिखा रखे हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, दो मेल गैमेट कैसे एंट्री ले लेंगे और फिर फर्टिलाइजेशन कैसे कैसे होगा, ठीक है। देखो, अगर हमारे पास में राइट टाइप का पॉलिन ग्रेन है, अगर हमारे पास में राइट टाइप का पॉलिन ग्रेन है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास में राइट टाइप का पॉलिन ग्रेन है तो वो क्या करा देगा, हमारा फर्टिलाइजेशन करा देगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा पॉलिन ग्रेन, अगर हमारा पॉलिन ग्रेन इफ द पॉलिन इज नॉट द रॉन्ग टाइप, द पिस्टल रिजेक्ट्स, ठीक है, पॉलिन बाय द प्रिवेंटिंग पॉलिन germination on the stigma or the pollen tube growth in the style। अगर हमारा रॉन्ग टाइप का पॉलिन ग्रेन
पिस्टल पे आ चुका है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए, या उसकी पॉलिन ट्यूब को ही नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलिन followed by its acceptance and rejectance is the result of the continuous dialogues between the pollen grain and the pistil। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारी जो स्टिग्मा होती है और स्टिग्मा और हमारा जो पॉलन ग्रेन होता है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। यानी कि हमारी स्टिग्मा इसको पहचान सकती है और इसको फिर एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, द डायलॉग्स mediated by the chemicals components of the pollen interacting with those of pistil। यानी कि हमारे जो स्टिग्मा पर कुछ केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स इस पॉलिन ग्रेन को क्या करते हैं, पहचान लेते हैं। ठीक है, इट्स द ओनली recent years that botanists have been able to identify some of pollen and pistil components and the interaction leading to recognition followed by the acceptance or rejection। यानी कि अभी हाल फिलहाल में कुछ हमारे साइंटिस्टों ने, बॉटनिस्ट साइंटिस्टों ने इस वाले प्रोसेस के बारे में क्या करा है, पहचान करी है कि पॉलिन पिस्टल एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। स्टिग्मा हमारे राइट पॉलिन ग्रेन को रॉन्ग पॉलिन ग्रेन को क्या कर सकती है, पहचान सकती है और फिर उसको क्या कर सकती है, या तो एक्सेप्ट कर ले या फिर उसको रिजेक्ट कर ले। ठीक है, as mentioned earlier, following compatible pollen grains of pollen germinations on the stigma to produce pollen tube through the one of germ pores। यानी कि इसमें क्या दिखाया गया है कि पहले जो तुम्हारा को डायग्राम दिखाया गया है, उस डायग्राम के अंदर यहाँ पे एक ओव्यूल का डायग्राम दिखाया है और इस ओव्यूल के अंदर क्या है, इस ओव्यूल के अंदर क्या है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉलिन ट्यूब को आते हुए दिखाया गया है और इस पॉलिन ट्यूब को यहाँ से एंट्री लेते हुए दिखाया गया है, जिसके अंदर हमारे 2 मेल गैमीट हैं। क्या है इसके अंदर, 2 मेल गैमीट। अभी 2 मेल गैमीट अंदर रिलीज कर दिए जाएंगे पॉलिन ट्यूब के द्वारा और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, द कंटेंट्स ऑफ द पॉलिन ग्रेन्स मूव इनटू द, नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, into the pollen tube। Pollen tube grow through the tissue of stigma and style। यानी कि हमारी जो पॉलिन ट्यूब है वो नीचे की तरफ ग्रो करती चली जाएगी, स्टिग्मा के टिश्यू से होती हुई और स्टाइल के टिश्यू से होती हुई, एंड रीचेस टू द ओवेरी, और ओवेरी में वो चली जाएगी। You would recall that in the some plants pollen grains are said at 2 cell stage। यहाँ से आपका नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से तुम्हें याद रख लेना है। ठीक है, नोट्स बना लेना इसका। ठीक है, आपको याद करना चाहिए। ठीक है, पॉलिन ग्रेन्स आर सेट 2 सेल स्टेज। ठीक है, कंडीशन वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स। यानी कि कुछ प्लांट्स के पॉलिन ग्रेन्स क्या करते हैं, ठीक है, कुछ प्लांट्स के पॉलिन ग्रेन क्या करते हैं, 60%, अभी हमने देखा था ना पीछे, ठीक है, 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर क्या कर रहे थे, 2 सेल स्टेज। कितनी सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज के अंदर। यानी कि उसके अंदर एक तो वेजिटेटिव सेल है और एक हमारी जनरेटिव सेल है, बीसी और जीसी। यानी कि अगर इस कंडीशन में पॉलिन ग्रेन हमारा क्या होगा, शेड, यानी कि प्लांट से या एंथर से रिलीज होगा, तो उसको क्या बोल देंगे, 2 सेल स्टेज वाले। इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स 2 मेल गैमीट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलिन ट्यूब इनटू द स्टिग्मा। यानी कि कुछ प्लांट्स के अंदर क्या हो जाता है, ठीक है, कि पॉलिन ट्यूब जैसे ही स्टिग्मा के अंदर ग्रो कर रही है तो हमारी पॉलिन ट्यूब के अंदर जनरेटिव सेल 2 मेल गैमीट बना देती है, 2 मेल गैमीट क्या कर देती है, बना देती है। इन प्लांट्स विच सेड पॉलिन द 3 सेल स्टेज कंडीशन। इस वाली कंडीशन को क्या बता दिया गया है, इस वाली कंडीशन के अंदर बता दिया गया है कि पॉलिन ग्रेन 3 सेल स्टेज में क्या हुआ है, यहाँ पे क्या बने हैं हमारे 2 मेल गैमीट। ठीक है, 2 मेल गैमीट। तो ऐसी कंडीशन को हमने क्या बोल दिया है, 3 सेल स्टेज कंडीशन। ये क्या बन गई हमारी 3 सेल स्टेज कंडीशन।
पॉलन ट्यूब्स कैरी 2 मेल गैमीट्स, ठीक है, फ्रॉम द बिगनिंग। तो शुरुआत से ही पॉलन ट्यूब ने अपने अंदर क्या रख रखे हैं, 2 मेल गैमीट को रखे हुए हैं। पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवेरी एंटर्स इनटू द ओव्यूल्स थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड्स, यानी कि पॉलन ट्यूब हमारी ओवेरी में जब एंट्री कर लेती है तो वो माइक्रोपाइलर एंड से वो ओव्यूल के अंदर चली जाती है। देन एंटर वन ऑफ सिनर्जिड थ्रू द फिलीफॉर्म apparatus सेल। यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन याद रख लेना है कि हमारी पॉलन ट्यूब जो एंट्री करती है वो किसी एक सिनर्जिड सेल से होते हुए फिलीफॉर्म apparatus से होते हुए, ठीक है, ओव्यूल के अंदर चली जाती है। मैनी रिसेंट studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergid guides the entry of the pollen tube। ये वाला क्वेश्चन आपको क्या है, ये क्वेश्चन नीट का आ चुका है। वो तुमसे पूछता है फिलीफॉर्म apparatus का फंक्शन बताएं, ठीक है। फिलीफॉर्म, ये जो फिलीफॉर्म apparatus है, फिलीफॉर्म apparatus का फंक्शन, ठीक है, फिलीफॉर्म apparatus का फंक्शन गाइड पॉलन ट्यूब, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा नीट में आ चुका है, ठीक है। वो तुमसे पूछ लेता है सिनर्जिड सेल का फंक्शन बताएं, तो उसका फंक्शन भी क्या है, गाइड पॉलन ट्यूब। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन तुम्हारे नीट में आ चुके हैं। ऑल दीज इवेंट्स, यहाँ से तुम्हारी फिर से एक डेफिनेशन बन जाती है, ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा, यानी कि वो सारे के सारे इवेंट्स, यानी कि पॉलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा पे आया है जब से लेके सारे के सारे इवेंट्स until pollen tubes enter the ovules are together referred to as the pollen pistil interaction। यानी कि ऐसा समझ सकते हो, जैसे आप ऐसे समझ सकते हो स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का आने से लेकर, स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन के आने से लेकर पॉलन ट्यूब का ओव्यूल के अंदर एंट्री तक का जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सारे के सारे रेफर करे जाते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के जैसे, ठीक है। तो आपको यहाँ से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिले नीट में। फिलीफॉर्म apparatus का क्या काम है, सिनर्जिड सेल का क्या काम है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या है, रिजेक्टेंस क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें इस वाले टॉपिक में हमें देखने को मिली है। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। As point out earlier, the pollen pistil interaction, the dynamic process involving pollen recognition followed by the promotion or inhibition of the pollen grains, ठीक है। आपको ये वाला क्वेश्चन भी नीट में देखने को मिलेगा। यानी कि pollen pistil interaction क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। और इस वाले प्रोसेस में हमारा pollen grain को या तो रिसीव कर लिया जाएगा या एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या उसको इनहिबिट कर दिया जाएगा, ठीक है। The knowledge gains in this era, ठीक है, would help the plant breeder, ठीक है, the manipulating pollen pistil interaction, even the incompatible pollination to give the desired hybrid। यानी कि ये वाली जो टेक्निक्स है, इस वाली को अगर हम सीख लें तो हमें क्या हेल्प मिलेगी, ठीक है, बहुत सारी हेल्प मिलेगी हमें हाइब्रिड प्लांट्स बनाने के लिए, ठीक है। You can easily study the pollen germination by the dusting some pollen grains flowers such as pea, chickpea, ठीक है, क्रोटोडेलिया, बालसम, ठीक है, बिनकोना, ठीक है, बिनकोआ। यानी कि ये क्या कह रहा है तुमसे कि अगर तुम पॉलिन जर्मिनेशन को देखना चाह रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ से कुछ प्लांट्स के पॉलिन ग्रेन के स्टेमन ले लेने हैं, एंथर को यहाँ पे एक स्लाइड पर रख लेना है और उसको क्या कर देना है, क्रश कर देना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, क्रश करने के बाद, ठीक है, उसमें क्या कर देना है, तुम्हें शुगर सोल्यूशन ऐड कर देना है, कुछ वाटर की ड्रॉप्स ऐड कर देनी है, ठीक है। और उसको 15 से 30 मिनट तक क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। रखने के बाद फिर उसको ऑब्जर्व करना है, तो तुम क्या देखोगे, लाइकली टू सी पॉलिन ट्यूब्स कमिंग आउट द पॉलिन ग्रेन। यानी कि तुमने क्या करा, यहाँ पे एंथर को रख दिया और इसमें रखने के बाद तुमने क्या कर दिया, इसमें शुगर सोल्यूशन को ऐड करा दिया, शुगर सोल्यूशन को ऐड करा दिया, ठीक है। और इसको शुगर सोल्यूशन को ऐड कराने के बाद 15 से 30 मिनट तक, 15 से 30 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ा। इसको देखने के बाद फिर हम क्या क्या लेके गए, माइक्रोस्कोप,
फिर हमने माइक्रोस्कोप में देखा, माइक्रोस्कोप में देखने के बाद हमें क्या दिखाई दे, हाँ तो माइक्रोस्कोप में देखने के बाद हमें क्या दिखाई देगा, एक पॉलिन ग्रेन के अंदर, पॉलिन ग्रेन के अंदर माइक्रोस्कोप में देखने के बाद हमें क्या दिखाई देगा, पॉलिन ट्यूब, जैसे कि ये इसके अंदर, इसमें क्या दिखाई देगी हमें, पॉलिन ट्यूब, और इसके अंदर क्या दिखाई देंगे हमें, दो मेल गैमेट बनते हैं। ठीक है, यानी कि तुमने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट तुमने करके देखा, यानी कि पॉलिन ग्रेन को 15 से 30 मिनट तक तुमने क्या करा, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन के अंदर रखा और स्लाइड पे रखा और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर तुमने ऑब्जर्व करा। माइक्रोस्कोप में देखने के बाद उसमें क्या दिखाई दिए, उसमें पॉलिन ट्यूब हमें दिखाई देगी। क्या दिखाई दी, पॉलिन ट्यूब बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। देखो अब हमारे पास में एक टॉपिक आएगा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल यानी कि जब हम अपनी मर्जी से डिजायर पॉलिन ग्रेन को स्टिग्मा पर छिड़के और हम एक अपनी डिजायर स्पीसीज को क्रिएट करें। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, is one of the major approach of crop improvement programs. In such crossing experiments is important to make sure that only the desired pollen grains are used to pollinations and stigma is protected from the contamination from unwanted pollen grains. ठीक है, इन्होंने क्या बता दिया, यानी कि ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का एक क्या मेजर अप्रोच है। इस वाली मेजर अप्रोच में हम क्या करते हैं कि इसमें हम डिजायर पॉलिन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं, अनवांटेड पॉलिन ग्रेन से बचाने के लिए उसकी स्टिग्मा को क्या कर देते हैं, हम प्रोटेक्ट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज अचीव बाय द इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स। बैगिंग टेक्निक्स और इमैस्कुलेशन यहाँ से नोट कर लो, यहाँ से तुम्हारा नीट में क्वेश्चन बनेगा। इमैस्कुलेशन और बैगिंग को मैं तुम्हें समझा दूं। इमैस्कुलेशन का क्या मतलब होता है, मान लो अगर हमारे पास में कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मान लो हमारे पास में कोई फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कोई फ्लावर है हमारे पास में जो कि क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि इसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। अगर मान लो ये मेल पार्ट के पॉलिन ग्रेन खुद के इसी पे आ जाए तो ये हमारे डिजायर पॉलिन ग्रेन नहीं है। हमें क्या करना है, अपने डिजायर पॉलिन ग्रेन को यहाँ तक लाने के लिए पहले इसको यहाँ से रिमूव करा देना है। इसको क्या करा देना है, यहाँ से रिमूव करा देना है। एंथर को क्या कर देना है, यहाँ से कट कर देना है। मैच्योर होने से पहले ही इसको क्या कर देना है, रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर, यानी कि रिमूवल ऑफ एंथर को क्या बोलते हो, इमैस्कुलेशन। और ये तुम्हारा नीट 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये नीट 2017 में तुम्हारा क्या है, पूछा जा चुका है। ठीक है, इमैस्कुलेशन की प्रोसेस को क्या कहा जाता है या क्या होती है इमैस्कुलेशन प्रोसेस में। ठीक है, फिर बैगिंग टेक्निक्स। बैगिंग की टेक्निक्स क्या होती है कि जब हमने एक इमैस्कुलेशन कर दिया है फ्लावर का, बाइसेक्सुअल फ्लावर का इमैस्कुलेशन करने के बाद इसको हम क्या कर देते हैं, एक बैग से, बटर पेपर का एक बैग होता है, उससे हम क्या कर देते हैं, इसको स्टिग्मा को कवर कर देते हैं। कवर क्यों कर देते हैं इसको, इसको कवर इसलिए कर देते हैं ताकि अनवांटेड पॉलिन ग्रेन्स इस स्टिग्मा पर आकर ना गिर जाएं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, डिजायर पॉलिन ग्रेन को इसके स्टिग्मा तक लेके आना है। ये बैगिंग टेक्निक होती है। अब यहाँ से इसको फिर से नेक्स्ट करो, पढ़ो आगे। इफ द फीमेल पेरेंट्स बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर्स बड बिफोर द एंथर डेज यूजिंग ए पेयर ऑफ क्रॉसकैप इज द नेसेसरी। यानी कि इसको क्या क्या है, यहाँ से ये इमैस्कुलेशन के बारे में लिखा गया है। दिस स्टेप इज रेफर्ड एज इमैस्कुलेशन, यानी कि ये फ्लावर में से एंथर को रिमूव करने की प्रोसेस। इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ सुटेबल साइज जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर। ठीक है, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा अनवांटेड पॉलिन ग्रेन। यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि इमैस्कुलेशन करने के बाद हमने क्या कर दिया, बटर पेपर से इसको क्या कर दिया, कवर, क्या कर दिया है, कवर कर दिया है।
ताकि अनवांटेड पॉलन ग्रेन इसमें ना आ जाए। प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। इस प्रोसेस को क्या बोल दिया जाता है? बैगिंग बोल दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, when stigma of bag flower attain receptivity, major pollen grain, mature pollen grains collected from the anthers of male parents are dusted on the stigma, and flowers are rewound, and fruits allowed to develop. इसमें क्या बताया गया है? जब हमारा बैग फ्लावर का स्टिग्मा रिसेप्टिबिलिटी को अटेन कर लेता है, यानी कि वो मैच्योर हो जाता है, तो तब हम क्या करते हैं? डिजायर पॉलन ग्रेन को उस स्टिग्मा पर डाल देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और हमारा फ्रूट डेवलप होने लगेगा। ठीक है, इफ द फीमेल पेरेंट्स प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज नो नीड फॉर द इमैस्कुलेशन। अगर हमारा कोई फ्लावर इमैस्कुलेशन, अगर कोई हमारा फ्लावर केवल कैसा है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब एक लिंगी फूल, एक लिंगी फूल, एक लिंगी फूल। तो अगर एक लिंगी फ्लावर है हमारा, तो उसमें क्या है? इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। द फीमेल फ्लावर्स बर्ड्स आर बैग बिफोर द फ्लावर्स ओपन। इसमें क्या कर दिया जाता है? फ्लावर की बर्ड्स को ओपन होने से पहले ही फ्लावर को बैग कर दिया जाता है। When its stigma becomes receptive, pollination is carried out using the desired pollen grains and flowers rebag. जब फ्लावर क्या मैच्योर हो जाता है तो उसमें डिजायर पॉलन ग्रेन को हम डाल देते हैं और हम फिर उस फ्लावर को क्या कर देते हैं? रीवैग कर देते हैं। तो ये वाली प्रोसेस हमारी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की थी, ये भी हमने पूरी कर ली। अब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है हमारा, ठीक है, जिसका नाम क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या नाम है इसका? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तुम्हें इस वाले टॉपिक को करना है कवर, डबल फर्टिलाइजेशन। नीट में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, 2026 लिख सकते हो, नीट 2026, यहाँ से फिर से क्वेश्चन बनेगा। डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखो, इसके नाम से ही क्लियर है, इसके नाम से ही क्लियर है। डबल, डबल का मतलब क्या होता है? दो बार। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन का मतलब निषेचन होना। कितनी बार निषेचन होना? दो बार। ठीक है, दो बार निषेचन होने की प्रोसेस। इसको हम समझ लेते हैं और फिर इसको रीडिंग लगा लेंगे। मान लो हमारे पास में ये एक फीमेल है और ये फीमेल का गायनोशियम वाला पोर्शन दिखाया हुआ है और ये इसका स्टिग्मा है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या बना लिया है? एक अपना ओव्यूल बना लिया। ये हमने इसमें क्या बना लिया? अपना ओव्यूल बना लिया। और यहाँ पे हमने क्या बना लिया? अपना प्लेसेंटा बना लिया। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या बना लेंगे? कुछ सेल्स बना लेंगे। इसके अंदर हम क्या बना लेंगे? कुछ सेल्स। 3 सेल इसकी एंटीपोडल सेल, 2 इसमें हमारे पोलर न्यूक्लियाई और एक होता है हमारा इसमें एग एपरेटस। ठीक है, जिसमें 2 सिनर्जिड और यहाँ पे रहती हैं कुछ फिलीफॉर्म एपरेटस की सेल्स। यहाँ पे क्या है? कुछ फिलीफॉर्म एपरेटस की सेल्स। ठीक है, तो अब क्या करना है? हमारे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से निकलने के बाद, यहाँ से एंथर से निकलने के बाद पॉलन ग्रेन्स हमारे इसके स्टिग्मा पर आ जाते हैं। ये पॉलन ग्रेन हमारे स्टिग्मा पर आ गए। यहाँ आने के बाद इसमें पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में ये अगर सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन हुआ तो इसकी स्टिग्मा इसको अलाउ कर देगी पॉलन ट्यूब को बनाने के लिए। ठीक है, पॉलन ट्यूब का क्या कर दिया जाएगा? अलाउ कर दिया जाएगा। तो यहाँ से हमारी पॉलन ट्यूब क्या करना शुरू कर देगी? ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। तो हमारी पॉलन ट्यूब यहाँ से मान लो कि पॉलन ट्यूब हमारी बनना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और तुम्हें पता है पॉलन ट्यूब यहाँ से केमिकल, ठीक है, केमिकल के थ्रू इसके स्टिग्मा और स्टाइल से होते हुए ओवरी में एंट्री कर जाती है और ओवरी में एंट्री करते हुए, ठीक है, इसके अंदर क्या बन जाते हैं? 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं इसके अंदर? 2 मेल गैमेट। क्या बन जाते हैं इसके अंदर?
दो मेल गैमेट बन जाते हैं। दो मेल गैमेट बन जाते हैं। अब ये दो मेल गैमेट बन गए इसके अंदर, ठीक है। और हमारी पॉलन ट्यूब क्या है, हमारी पॉलन ट्यूब इधर ये जो माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड से माइक्रोपाइल वाली जो जगह है यहाँ से एंट्री लेना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे होता है फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस इस पॉलन ट्यूब को क्या करता है, गाइड करता है, और गाइड करने के बाद ये इसको ओव्यूल के अंदर एंट्री करा लेता है। और हमारी पॉलन ट्यूब एक डीजेनरेट होती हुई सिनर्जिड सेल से ओव्यूल के अंदर आ जाती है। और ओव्यूल के अंदर आने के बाद ये अपने अंदर से दोनों के दोनों मेल गैमेट को रिलीज कर देती है। क्या कर देती है, दोनों मेल गैमेट को रिलीज कर देती है। दोनों मेल गैमेट अब हमारे इसके अंदर रिलीज हो गए हैं। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हमारे पास में एक मेल गैमेट हमारा ये जो बीच में एग सेल दिखाई हुई है, इसमें एग सेल के साथ, किसके साथ, एक मेल गैमेट हमारा एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है। इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इस वाले प्रोसेस को यहाँ से समझना, ठीक है। एग सेल प्लस वन मेल गैमेट, इसको बोल देते हैं हम सिनगैमेट। क्या बोल देते हैं इसको, सिनगैमेट, या ट्रू फर्टिलाइजेशन। क्या बोल देते हैं इसको, ट्रू फर्टिलाइजेशन। क्लियर। सेकंड वाला, ये क्वेश्चन तुम्हारा नीट में आ चुका है, ठीक है। यहाँ से कि एक एग सेल जब मेल गैमेट के साथ मिलती है तो तब क्या होता है हमारा ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगैमेट, और उससे बनता है आगे एम्ब्रियो, ठीक है। दूसरा वाला जो मेल गैमेट हमारा इसके अंदर आया हुआ है, तो दूसरा वाला जो मेल गैमेट हमारा इसके अंदर आया हुआ है, दूसरा वाला मेल गैमेट हमारा क्या करेगा, ये जो पोलर न्यूक्लियाई हमें बीच में दिखाई दे रहा है, दो पोलर न्यूक्लियाई जो हमें दिखाई दे रहा है, वो इनके साथ फर्टिलाइजेशन कर लेगा, ठीक है। क्या कर लेगा, वो इनके साथ फर्टिलाइजेशन कर लेगा। तो यहाँ पे जो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा सेकंड, इसको बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या हो गया कि एक मेल गैमेट है प्लस टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे एक मेल गैमेट एन और दो मेल गैमेट एन प्लस एन की कंडीशन में, तो यहाँ पे हमारी जो स्ट्रक्चर बन के आएगी वो बनती है इससे एंडोस्पर्म। क्या बनता है इससे, एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म हमारा 3n कंडीशन का होता है। कैसी कंडीशन, इसकी प्लॉइडी कैसी होती है, 3n कंडीशन। तो इसमें आपने देखा हमारा फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ, दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ। एक बार तो ट्रू फर्टिलाइजेशन या जिसको हमने सिनगैमी बोला है, और दूसरी बार ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। इसको हम फॉल्स फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं, फॉल्स फर्टिलाइजेशन। तो फॉल्स फर्टिलाइजेशन हो और ट्रू फर्टिलाइजेशन हो, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन दो बार होता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन जो है, डबल फर्टिलाइजेशन हमारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फीचर है। एंजियोस्पर्मिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ये भी तुम्हारा नीट में पूछा जा चुका है। यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन किन का फीचर होता है, तो वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फीचर होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन में दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। एक बार हमारा मेल गैमेट एग सेल के साथ मिलेगा, एक बार हमारा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलेगा, तो उसको हम ट्रिपल फ्यूजन वगैरह बोल देंगे। तो हमारा फर्टिलाइजेशन इसमें दो बार बनता है, ठीक है। अब इसको रीडिंग लगा दो, इसको इरेज कर दूं, हाँ। अब इसको पढ़ के देखते हैं, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स द पॉलिन ट्यूब, इसको थोड़ा सा सही कर लें, after entering the synergids, the pollen tube release two male gametes, release
two male gametes into the cytoplasm of the synergids. One of male gametes move towards the egg cell and fuse with the nucleus. ठीक है, thus completing the syngamy. ठीक है, ये syngamy की प्रोसेस होती है. This results the formation of diploid cell. यहाँ पे हमारी डिप्लॉइड सेल बनती है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं. ठीक है, जाइगोट से फिर हमारा एम्ब्रियो बन जाता है. अदर मेल गैमेट्स यानी कि जो सेकंड वाला मेल गैमेट होता है वो मूव टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल एंड फ्यूज विद देम प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या PEN. ठीक है, ये जो तुम्हारा PEN बनाई ये आगे चल के हमारा क्या बनाता है, ये हमारा एंडोस्पर्म बनाता है. As this involves the fusion of 3 haploid nuclei. ठीक है, it is termed triple fusion. यहाँ पे हमारे 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ, एक मेल गैमीट और 2 हमारे पोलर न्यूक्लियाई, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ट्रिपल फ्यूजन. सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, 2 टाइप का फ्यूजन हुआ, सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन. फ्यूजन टेक प्लेस इन द एम्ब्रियो सैक. द फिनोमिनन इज टर्म डबल फर्टिलाइजेशन. तो इस वाले फिनोमिना को हमने क्या बोल दिया, डबल फर्टिलाइजेशन. एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स. ये क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स का एक यूनिक फीचर्स है. ठीक है, द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. पैन के बाद में हमारी सेल क्या बन गई है, PEC, पैक, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एंड डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म. और फाइनली इसमें क्या बन जाता है, एंडोस्पर्म बन जाता है. व्हाइल द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो. और हमारा जाइगोट किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, और हमारी डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है. ठीक है, इनसे नीट में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि हमारे 2 मेल गैमेट के साथ में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में 2 मेल गैमेट के साथ क्या होता है. वो उन्होंने तुमसे गलत करवा सकते हैं वो क्वेश्चन को. तो कैसे कि एक मेल गैमेट एग सेल के साथ मिल जाता है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन दूसरा वाला मेल गैमेट जो है वो नष्ट हो जाता है. वो तुमसे ये भी पूछ सकता है कि क्या दूसरा वाला मेल गैमेट नष्ट हो जाता है, नहीं, दूसरे वाला मेल गैमेट हमारा नष्ट नहीं होता, वो भी हमारा ट्रिपल फ्यूजन में काम आता है. अब इसका डायग्राम वगैरह हम देख लेंगे. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या दिखा रखा है, तुम्हारा एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक दिखा रखा है. क्या दिखा रखा है, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक, जाइगोट, प्राइमरी एंडोस्पर्म, न्यूक्लियस, पैन, ये सारी चीजें इसमें दिखाई दे रही है. ठीक है, डीजनरेटेड सिनर्जिड सेल, ये साइड में क्या है, डीजनरेटेड सिनर्जिड सेल, ये बीच में क्या दिखा रखा है इन्होंने, जाइगोट. ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, बीच में ये जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक है, जो 3N वाली कंडीशन में रहेगा, जाइगोट हमारा 2N वाली कंडीशन में रहेगा. डीजनरेटेड एंटीपोडल सेल्स. ठीक है, ये एंटीपोडल सेल्स. फिर बाद में हमारा ये जो जाइगोट है, ये जो हमारा इसमें जाइगोट दिखा रखा है, ये वाला जाइगोट, ये वाली सेल है. फिर जाइगोट का ये डेवलपमेंट दिखा रखा है. ठीक है, जाइगोट का डेवलपमेंट, जाइगोट का डेवलपमेंट भी अभी हम पढ़ने वाले हैं. अब हमारे पास में टॉपिक क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट. पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन तो हो चुका है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, कौन कौन से इवेंट्स इसके अंदर आएंगे. ठीक है, फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स. यहाँ से तुम नीट 2020 लिख सकते हो, ये नीट 2020 के सवाल है. ठीक है, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट्स, यानी कि हमारा ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है, सीड में, और ओवरी किस में कन्वर्ट हो रही है, ओवरी कन्वर्ट हो रही है फ्रूट्स में, ओवरी फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है. कलेक्टिवली टर्म पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और स्ट्रक्चर हैं. अब हमारे पास में टॉपिक क्या रहेगा, एंडोस्पर्म. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म अभी जो हमने डबल फर्टिलाइजेशन में देखा था, डबल फर्टिलाइजेशन में हमारा एंडोस्पर्म बना था, 3N स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी कि इन्होंने क्या बताया, एंडोस्पर्म जो बनता है ना वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले ही बन जाता है. वाई, ऐसा क्यों है, अब बताएं भाई ऐसा क्यों है. यानी कि एंडोस्पर्म का जो निर्माण होता है वो एम्ब्रियो के निर्माण होने से पहले ही बन जाता है, क्योंकि इसका आंसर क्या है,
इसका आंसर ये है कि अगर हमारे एम्ब्रियो से पहले हम एंडोस्पर्म को तैयार नहीं करेंगे तो हमारे एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन देगा। ठीक है, तो एंडोस्पर्म का जो फंक्शन होता है वो होता है एम्ब्रियो को नरिशमेंट देना या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। तो इसीलिए एंडोस्पर्म पहले डेवलपमेंट कर लेता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी और पढ़ के देखते हैं। Primary endosperm tissue. Cell of these tissues are filled with the reserve food material. यानी कि अब तुम्हें क्या पता है, एंडोस्पर्म के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल क्या रहता है, स्टोर रहता है। आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये चीज मैंने तुम्हें अभी बताई थी कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम होता है एंडोस्पर्म का। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म development, the pan undergoes the successive nuclear division to give rise the free nuclei। ठीक है, free nuclear division। ठीक है, this stage of the endosperm development is called the free nuclear endosperm। ठीक है, यानी कि ऐसी वाली कंडीशन में जो एंडोस्पर्म डेवलप होगा हम उसको क्या बोल देंगे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। Subsequently cells wall formation occurs in the endosperm becomes the cellular। फिर बाद में उसमें क्या हो जाता है, कुछ एंडोस्पर्म में हमारा क्या हो जाता है, उस न्यूक्लियस के चारों राउंड एक सेल वॉल जनरेट हो जाती है, तो हमारा क्या बन जाता है, सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है। द नंबर ऑफ द फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म द बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। द कोकोनट वाटर, यहाँ से तुम्हारा नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, इस सारे क्वेश्चन को नोट कर लेना। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विद दिस नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, यानी कि हमारे जो कोकोनट का जो वाटर होता है, कोकोनट वाटर, तो कोकोनट वाटर हमारा जो तुम पीते हो, ये कोकोनट वाटर जो हम पीते हैं ये क्या है, ये कुछ नहीं, ये एंडोस्पर्म है। और एंडोस्पर्म में भी कौन सा वाला एंडोस्पर्म है, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, द सराउंडिंग वाइट कर्नल द सेलुलर एंडोस्पर्म। और कोकोनट के जो चारों तरफ वो तुम वाइट वाला पोर्शन देखते हो, ठीक है, वो जो व्हाइट वाला पोर्शन देखते हो, ठीक है, ये व्हाइट वाले पोर्शन को हम बोलते हैं क्या है, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। और इसके अंदर भरे हुए लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। यानी कि कोकोनट में हम कौन सा वाला पार्ट खाते हैं, कोकोनट में खाने वाला जो पार्ट होता है वो होता है एंडोस्पर्म। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला एंडोस्पर्म हमारे पास में दो टाइप का होता है। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल क्या है, कोकोनट वाटर। और सेलुलर एंडोस्पर्म का जो एग्जांपल होता है वो होता है हमारा व्हाइट कर्नल या व्हाइट पार्ट ऑफ कोकोनट। क्लियर। अब यहाँ से तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से नीट नोट कर लो। ठीक है, एंडोस्पर्म में भी इधर भी कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि कुछ एम्ब्रियो के द्वारा एंडोस्पर्म का बिल्कुल कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है, जैसे कि पी और ग्राउंडनट एंड बीन्स, पी ग्राउंडनट एंड बीन्स। ठीक है, इसको याद रख सकते हो, पी बी जी, पबजी। ठीक है, तो याद रख सकते हो इस तरह से। ठीक है, बिफोर सीड मैच्योरेशन और इट मे बी परसिस्ट द इनमैच्योर सीड्स कैस्टर सीड एंड कोकोनट सीड। यानी कि कुछ सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म का कंप्लीटली यूज कर लिया जाएगा, ठीक है, जैसे पी बीन्स ग्राउंडनट्स के अंदर। लेकिन कुछ सीड्स के अंदर हमारा एंडोस्पर्म परसिस्ट रह जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीड। जैसे कि हमारे पास में क्या दिखाई दे रहा है, कैस्टर एंड कोकोनट। एंड यूज अप ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। और इस वाले एंडोस्पर्म का यूज कब करा जाता है, जब वो सीड जर्मिनेशन करता है। ठीक है, स्प्लिट्स ओपन द सीड ऑफ कैस्टर, पी बीन्स ग्राउंडनट, फ्रूट्स ऑफ कोकोनट एंड लुक द एंडोस्पर्म एंड ईच केस। हर केस में तुम्हें एंडोस्पर्म को देखना है। फाइंड आउट द वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इज कर्नल व्हीट राइस एंड मेज। ये क्या कहना चाह रहे हैं तुमसे कि व्हीट राइस और मेज के अंदर भी तुम्हें क्या देखना है, ये एंडोस्पर्म को देखना है। तो तुम बता सकते हो व्हीट राइस और मेज ये सब के सब क्या है,
मोनोकोट होते हैं, ठीक है। और मोनोकोट वाले जितने भी प्लांट्स होंगे, मोनोकोट वाले जितने भी प्लांट होते हैं वो एंडोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, ठीक है। वो क्या रहते हैं, एंडोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, एंडोस्पर्मिक प्लांट रहते हैं, ठीक है। अब हमारा टॉपिक क्या शुरू होगा, एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो क्या होता है, बता सकते हो एम्ब्रियो क्या था। हमारा जो एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो कब आया था, N+N की कंडीशन में। एक तो हमारी एग सेल मिली थी और एक हमारा मेल गैमेट मिला था। तो मेल गैमेट और एग सेल के मिलने से हमारा क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा क्या बना, जाइगोट। और जाइगोट से धीरे धीरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और इससे हमारा क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। इससे क्या बन जाता है हमारा, एम्ब्रियो, ठीक है। और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एंडोस्पर्म से पहले होता है बाद में, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो एंडोस्पर्म के बाद में होता है, ठीक है। अब हम इसको पढ़ के देखते हैं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड, यानी कि एम्ब्रियो जो है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ डेवलप होता है, ठीक है। द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, जहाँ की तरफ जाइगोट सिचुएटेड रहता है। मोस्ट जाइगोट डिवाइडेड ओनली आफ्टर द सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म टू फॉर्म, दिस इज द एंड एडेप्टेशन, यानी कि क्या कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द जाइगोट डिवाइड, जैसे जैसे हमारा जाइगोट डिवाइड होता है उससे पहले ही हमारा एंडोस्पर्म क्या हो जाता है, बन जाता है। और ये एक प्रकार का क्या है, अडेप्टेशन है। क्या है, एक प्रकार का अडेप्टेशन। प्रोवाइड एश्योर न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, जिससे कि हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या मिलता रहे, न्यूट्रिशन मिलता रहे। इसी वजह से हमारे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले होता है एम्ब्रियो से। तो द सीड डिफर ग्रेटली द अर्लियर स्टेज द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इसको कहते हैं हम एम्ब्रियोजेनिक, आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोट एंड डाइकोट, यानी कि मोनोकोट और डाइकोट के एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है वो जनरली सिमिलर होता है शुरुआती स्टेज में, ठीक है। Despite the stage of embryogeny in the dicotyledonous embryo, the zygote gives rise the embryo and the subsequently the globular heart shape and mature embryo, यानी कि इन्होंने क्या बता रखा है यहाँ पे, हमारा एम्ब्रियो 3 स्टेज में जाकर क्या करता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करता है। सबसे पहले वो ग्लोबुलर स्टेज में जाता है, फिर वो हार्ट शेप स्टेज में जाता है और फिर वो मैच्योर स्टेज में चला जाता है, ठीक है। ये वाला डेवलपमेंट हम देख के आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या दिखा रखा है, यहाँ पे हमारा ये जाइगोट था, जाइगोट। अब ये जाइगोट हमारा ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल जाइगोट हमारा डबल सेल जाइगोट में कन्वर्ट होगा। डबल सेल में क्या होगा, फिर हमारे ये वाली स्टेज आएगी, ग्लोबुलर एम्ब्रियो वाली स्टेज, ठीक है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो वाली स्टेज। फिर हमारी हार्ट शेप वाली स्ट्रक्चर आ जाएगी, कैसी, हार्ट शेप, हार्ट शेप स्ट्रक्चर। और ये ऊपर की तरफ भी दिखा रखा है तुम्हारा सस्पेंसर सेल्स दिखा रखी है। सस्पेंसर सेल्स का फंक्शन क्या होता है, ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती हैं एंडोस्पर्म से, ठीक है। फिर ये हमारा मैच्योर एंडोस्पर्म के बारे में दिखा रखा है। सबसे पहले हमारा ग्लोबुलर शेप, सेकंड नंबर पे हमारा हार्ट शेप और थर्ड नंबर पे हमारा मैच्योर एम्ब्रियो हमारा बन जाता है। ये इसमें प्लीम्यूल यानी कि जहाँ से हमारा स्टेम अराइज होगा, ये इसमें रेडिकल स्ट्रक्चर दिखा रखी है जहाँ से हमारी रूट बनेगी, और यहाँ पे हमारे दिखा रखे हैं कॉटिलीडन, जिसके अंदर हमारा क्या, ये लीव्स वगैरह बनती है, ठीक है। ये हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट था। अब तुमने एक एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर देखनी है, क्या देखनी है, एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर देखनी है। ए टिपिकल डाइकोटिलीडन्स एम्ब्रियो फिगर 2. इसमें एक फिगर दिखा रखी है डाइकोट एम्ब्रियो की। द एम्ब्रियोनल एक्सिस, उसके अंदर क्या क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, 2 कोटिलीडन्स होते हैं। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव लेवल्स द कोटिलीडन्स इज एपिकोटाइल, यानी कि इन्होंने क्या बताया,
एम्ब्रियोनल एक्सिस के अबव वाला जो लेवल होता है कोटिलिडन्स के, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल बोलते हैं। ठीक है, विच टर्मिनेट्स विद द प्लीन्यूल्स, वहां पे क्या होता है हमारा प्लीन्यूल होता है, और स्टेम टिप, वहां पे हमारी स्टेम की टिप या प्लीन्यूल हो सकती है। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स इज द हाइपोकोटाइल। ये क्या है हमारा, हमारा एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है बिलो द लेवल ऑफ द कोटिलिडन्स कॉल्ड हाइपोकोटाइल। ठीक है, कोटिलिडन से नीचे वाला जो पोर्शन होगा, हाइपोकोटाइल मतलब नीचे की तरफ, कोटिलिडन से नीचे की तरफ, दैट टर्मिनेट्स एंड इट्स लोअर एंड एंड द रेडिकल या रूट टिप। यहाँ से क्या बन सकती है, रेडिकल या रूट टिप बन सकती है, यहाँ से हमारी रूट बन जाएगी। द रूट टिप इज कवर्ड विद ए रूट कैप। हमारी रूट टिप जो होती है, रूट टिप को कवर कौन करता है, रूट टिप को कवर करता है, ये मान लो रूट टिप है हमारी, रूट टिप को कवर कौन करता है, हमारा रूट कैप। कौन कवर करता है इसको, रूट कैप कवर करता है। अब हम क्या देखते हैं, अपना डाइकोट एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर देखते हैं, डाइकोट एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, ये हमारा डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर दिखा रखा है यहाँ। देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया है प्लीन्यूल। ठीक है, प्लीन्यूल, ठीक है, ये दिखा रखे हैं, इसके अंदर दो कोटिलिडन, एक कोटिलिडन और दूसरा कोटिलिडन। ठीक है, ये नीचे की तरफ दिखा रखा, ये एपिकोटाइल वाला पोर्शन है, एपिकोटाइल वाला पोर्शन है, और ये हमारा हाइपोकोटाइल वाला पोर्शन है। यहाँ पे दिखा रखा है रेडिकल, रेडिकल इससे क्या निकलती है, रूट निकलती है, रूट अराइज होती है। इसी के चारों तरफ क्या दिखा रखी है, रूट कैप। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा वाला एम्ब्रियो है, डाइकोट एम्ब्रियो। कौन है हमारा, डाइकोट एम्ब्रियो। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं अपना, ठीक है, मोनोकोट एम्ब्रियो के बारे में देखते हैं। देखो, एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोटिलिडन, ठीक है, possess only one cotyledon in the grass family। ग्रास फैमिली हमारी कैसी होती है, मोनोकॉट की फैमिली। ग्रास फैमिली कैसी होती है, मोनोकॉट की फैमिली, और इसके अंदर केवल एक ही कोटिलिडन होता है। और यहाँ पे आपको नीट लिख लेना है, क्योंकि नीट में आ चुका क्वेश्चन है। द कोटिलिडन इज कॉल्ड द स्कूटेलम। इस वाले कोटिलिडन को क्या बोल देते हैं हम, स्कूटेलम बोल देते हैं। स्कूटेलम इज सिचुएटेड टुवर्ड द वन साइड, यानी कि लेटरल साइड में, ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड में हमारा स्कूटेलम क्या होता है, लगा हुआ होता है। एट इट्स लोअर एंड, लोअर एंड की तरफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज, अभी हम इसको और पढ़ के देखते हैं। लोअर एंड में क्या दिखाई देता है, लोअर एंड में हमें क्या दिखाई देता है, लोअर एंड में हमें दिखाई देता है रेडिकल एंड रूट कैप एनक्लोज इन द अनडिफरेंशिएटेड सीड कॉल्ड कोलियोराइजा। ठीक है, कोलियोराइजा, रूट टिप को जो कवर करके रखा हुआ है जिसने, उसको क्या बोल रहे हैं, कोलियोराइजा, नीचे की तरफ। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द अटैचमेंट द स्कूटेलम, ठीक है, इज द एपिकोटाइल। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला जो पोर्शन रहेगा हम उसको क्या बोल देते हैं, एपिकोटाइल, और नीचे वाले पोर्शन को हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल हैज शूट एपेक्स, वहां पे एपिकोटाइल के पास में क्या होता है, शूट एपेक्स एंड द फ्यू लीव्स प्राइमोडियम। ठीक है, एनक्लोज द हॉलो फॉलिकल स्ट्रक्चर, यानी कि वहां पे क्या होती है, छोटी छोटी लीफ बनने वाली स्ट्रक्चर होती है, फोलियल स्ट्रक्चर। द पोलियोप्टाइल, उनको क्या बोल देते हैं, पोलियोप्टाइल। सॉक ए फ्यू सीड्स वाटर से wheat, maize, peas, chickpeas, groundnuts overnight, यानी कि क्या कह रहा है वो, कि कई सारे सीड लो और उनको तुम पानी के अंदर भिगो के रख दो। देन स्प्लिट सीड्स, ऑब्जर्व द वेरियस पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो एंड सीड्स। ठीक है, यानी कि जैसे कि हम रात में चने भिगो के खाते हैं या बादाम भिगो के रख देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें वेरियस पार्ट, मॉर्निंग में हम उसके वेरियस पार्ट की क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। मोनोकॉट एम्ब्रियो
डाइकोट एम्ब्रियो का हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। मोनोकॉट सीड या डाइकोट सीड की हम क्या कर सकते हैं, आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अब हमारे टॉपिक क्या आ चुका है इसमें, सीड। एक टॉपिक बचा है सीड, हम इसको कवर करते हैं। देखो सीड के बारे में टॉपिक क्या रहेगा, सीड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बीज। ये क्या होता है हमारा एंड प्रोडक्ट, क्या होता है ये हमारा एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का एंड प्रोडक्ट कौन होता है, सीड। और सीड भी हमारे क्या दो टाइप के मिलेंगे देखने को, मोनोकॉट सीड और डाइकोट सीड। लगभग लगभग सारी चीजें तुमने पढ़नी है इसके अंदर, ठीक है। एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, यानी कि क्या है, देखो सीड के बारे में अगर तुम पढ़ लो, सीड क्या है हमारे पास में दो टाइप के हैं, ठीक है। एक को तो तुम मोनोकॉट में डिवाइड कर सकते हो और एक को तुम डाइकोट में डिवाइड कर सकते हो। मोनोकॉट सीड को ही हम क्या बोल देते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड, यानी कि इनके अंदर क्या रहता है, एंडोस्पर्म बचा रह जाता है, इसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है। और इनको क्या बोल देते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। इनमें एंडोस्पर्म अब्सेंट रहता है, इसीलिए इनको एल्बुमिनस बोल देते हैं, मोनोकॉट वालों को एल्बुमिनस, एल्बुमिनस सीड। और इनको क्या बोल देते हैं, नॉन एल्बुमिनस सीड, इनको क्या बोल देते हैं, नॉन एल्बुमिनस सीड, ठीक है। मोनोकॉट सीड के जो एग्जाम्पल बन जाते हैं, ये वीट, राइस, मेज, ठीक है। ये बहुत सारे सीड ऐसे हैं, ठीक है। जो हमारा कैस्टर सीड होता है वो डाइकोट होता है, लेकिन इसके अंदर क्या रहता है, कैस्टर सीड, इसके अंदर हमारा एंडोस्पर्म स्टोर रहता है, और ये तुम्हारा मीट में आ चुका है, ठीक है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में हमारे क्या आ जाएंगे, सारे के सारे डाइकोट वाले आ जाएंगे, जैसे कि पी है, बीन्स है, ठीक है, ग्राउंड नट है, ठीक है, मैंगो वगैरह है। एक हमारे पास में मोनोकॉट सीड होने के बाद भी उसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं मिलता, वो क्या है हमारा ऑर्चिड, ऑर्चिड का सीड, ठीक है। तो अब हमने क्या कर लिया है, सारे के सारे सीड को स्टडी कर लिया है, ठीक है। हमारे कुछ सीड ऐसे होते हैं, हमारे सीड कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमारे क्या बचे रह जाते हैं, न्यूसेलस, ठीक है। ऐसे सीड जिसके अंदर क्या बचा रह जाता है, न्यूसेलस, न्यूसेलस। हमारे कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें न्यूसेलस प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट न्यूसेलस, तो उनको हम बोल देते हैं पेरीस्पर्मिक सीड, पेरीस्पर्मिक सीड, ठीक है ना। अब इसको पढ़ के देख सकते हो, सारे की सारी चीजें हमने क्या कर दी है, इसके अंदर कवर कर दी है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको पढ़ के, इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट कौन है, सीड। इट्स ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ये कहाँ से डेवलप हो गया है, कहाँ से डेवलप हो गया है, ओव्यूल से। सीड कहाँ से बनता है, ओव्यूल से बनता है, ठीक है। सीड आर फॉर्म इनसाइड द फ्रूट, सीड कहाँ पे बनते हैं, फ्रूट्स के अंदर बनते हैं। सीड इज टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड पोर्ट, कॉटिलिडन। सीड के अंदर क्या क्या हो सकता है, सीड पोर्ट हो सकता है, कॉटिलिडन हो सकते हैं, एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस हो सकता है। द कॉटिलिडन, द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर्स जनरली थिक एंड शैलो, यानी कि कॉटिलिडन जो क्या है, कुछ में थिक हो सकते हैं और शैलो, फूले हुए से हो सकते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व मटेरियल, यहाँ पे क्या रह सकते हैं, फूड मटेरियल क्या रह सकते हैं, रिजर्व रह सकते हैं, जैसे कि लेग्यूम्स में। मैच्योर सीड में भी नॉन एल्बुमिनस, कुछ सीड्स हमारे मैच्योर होने के बाद नॉन एल्बुमिनस सीड हो जाते हैं और एक्स एल्बुमिनस सीड हो जाते हैं, ठीक है। इनको नॉन एल्बुमिनस सीड हैविंग नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, यानी कि इनके अंदर क्या रहता है, कोई भी एंडोस्पर्म नहीं रहता। कंप्लीटली कंज्यूम्ड डरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि उनमें क्या हो जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे सारा का सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल क्या है हमारे पास में, पी है, ग्राउंडनट है, ठीक है। एल्बुमिनस सीड, यहाँ से तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से एल्बुमिनस सीड रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म as it not completely used up during the embryonic development, यानी कि क्या कह रहा है, तो कुछ ऐसे सीड्स होते हैं हमारे पास में जिनका एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं करा जाता एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान,
तो वो एंडोस्पर्म बचा रह जाता है, जैसे कि वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर। ठीक है, इनको क्या बोल देते हैं हम? एल्बुमिनस सीड। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा ये नीट का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है। Occasionally in some seeds such as black pepper and wheat, black pepper and wheat यानी कि काली मिर्च और wheat, ठीक है, remnant nucleus nucellus are also persistence. This residual persistence nucellus is the perisperm. ठीक है, persistence nucellus को क्या बोल दिया जाता है? पेरिस्पर्म। और ऐसे कौन से सीड है हमारे पास में? पेरिस्पर्मिक सीड कौन है? ब्लैक पेपर एंड बीट। ब्लैक पेपर और बीट क्या है हमारे? पेरिस्पर्मिक सीड होते हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक भी हमारा कवर हो चुका है। इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स, यहाँ से देखो, ठीक है, इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन्स एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स, यानी कि इंटीग्यूमेंट जो होते हैं वो हमारे क्या बना लेते हैं? सीड कोट बना लेते हैं, हार्ड हो जाते हैं। माइक्रोपाइलर रिमेन एज स्मॉल पोर, माइक्रोपाइलर पोर की तरफ क्या रहता है? एक स्मॉल पोर रह जाता है। इन अ सीड कोट, सीड कोट में भी वो पोर दिखाई देता है। इन अ फर्टिलाइज दिस फैसिलिटीज एंट्री ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू ए सीड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, यानी कि यही वाली जो ओपनिंग रह जाती है सीड के अंदर, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देख लें, ये मान लो हमारे पास में एक चने का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे हमारा क्या दिखाई दे रहा है? जर्म पोर, यानी कि इस तरीके से हमारा क्या दिखा रखा है? स्मॉल पोर, स्मॉल पोर। तो ये जो स्मॉल पोर है, यहाँ से एंट्री किस किस चीजों की हो सकती है? ऑक्सीजन की एंट्री हो सकती है और वाटर की एंट्री इसमें हो सकती है। ठीक है, जर्मिनेशन के टाइम पे एज द सीड मैच्योर इट्स वाटर कंटेंट रिड्यूस, सीड्स बिकम रिलेटिवली ड्राई। जैसे सीड हमारा मैच्योर होने लगता है तो उसके अंदर से पानी का जो कंटेंट है वो कम होने लगता है और हमारा सीड क्या हो जाता है? ड्राई हो जाता है। 10 से 15% मॉइस्चर बाय मास, जब 10 से 15% मॉइस्चर उसके अंदर बचता है, द जनरली मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लो डाउन, यानी कि इस वाली कंडीशन में हमारे जो सीड की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उसके अंदर जो कुछ रिएक्शंस वगैरह चलती रहती है वो क्या हो जाती हैं? स्लो डाउन हो जाती हैं। The embryo may enter a stage in activity called dormancy। ठीक है, वो तुमसे डोरमेंसी के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, डोरमेंसी क्या है? ठीक है, सीड क्या है हमारा? जब इनएक्टिव, सीड हमारा क्या है? जब इनएक्टिव स्टेज में है तो वो क्या? डोरमेंसी स्टेज में होता है। और इस वाली स्टेज में हमारा एम्ब्रियो या हमारा सीड जर्मिनेशन नहीं करता। फिर से उसको जैसे ही हम नेक्स्ट फेवरेबल कंडीशन देंगे तो हमारा सीड क्या कर जाएगा? फिर से जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, इफ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, एक्वेटिक मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर, ठीक है, ये इसके लिए क्या है? फेवरेबल कंडीशन है। दे जर्मिनेट, वो क्या कर सकते हैं? फिर से जर्मिनेट कर सकते हैं। एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। The transformation of ovules into the seed and ovary into the fruits proceed simultaneously। Simultaneously यानी कि हमारा सीड का बनना और हमारे फ्रूट्स का बनना, ठीक है, ये दोनों की दोनों प्रोसेस हमारी क्या चलती हैं? एक साथ ही चलती हैं। The wall of ovary develop into the fruit wall, यानी कि इनको हम पेरिकार्प बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पेरिकार्प। ये जो भी हमने पोर्शन पढ़ा था वो सीड के बारे में पढ़ा था, और लेकिन अब ये हमारा जो पोर्शन स्टार्ट हो गया वो हमारा फ्रूट के लिए स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसको हम फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा टॉपिक क्या है? अब हमारा टॉपिक है फ्रूट। फ्रूट्स, फ्रूट्स कहाँ से आ रहा है? ओवेरी। ओवेरी कन्वर्ट किस में हो रही है? कन्वर्ट इनटू फ्रूट। और फ्रूट्स का क्या हो सकता है? फ्रूट की जो वॉल होती है, फ्रूट वॉल को हम क्या बोल सकते हैं? फ्रूट जो वॉल होती है उसको हम बोल देते हैं पेरिकार्प। ठीक है, पेरिकार्प। और पेरिकार्प के अंदर भी 3 लेयर होती हैं। ठीक है, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प।
ठीक है, ये 3 लेयर और इसके अंदर रहती हैं। हमारे जो फ्रूट्स होते हैं वो हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स और कुछ हमारे पास में होते हैं फ्लैशी फ्रूट्स, ठीक है, फ्लैशी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स। अब इनको पढ़ के देखते हैं। द फ्रूट्स मे बी फ्लैशी, जैसे कि गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, ये सारे के सारे फ्लैशी फ्रूट्स हैं। मे बी ड्राई, फ्रूट्स ड्राई भी हो सकते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। मस्टर्ड और ग्राउंडनट के फ्रूट्स कैसे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स। मे फ्रूट्स हैव इन्वॉल्व मैकेनिज्म द डिस्पर्सल ऑफ सीड, ठीक है। मैनी फ्रूट्स में क्या होता है, सीड डिस्पर्सल की मैकेनिज्म पाई जाती है। Recall the classifications of fruits and their dispersal mechanism that you have studied in the earlier class. जो कि तुम पिछली क्लास में पढ़ के आओ। The any relationship between the number of ovules in an ovary and the number of seeds present in the fruits. ठीक है, यानी कि क्या तुमसे पूछना चाह रहा है कि फ्रूट्स के अंदर और फ्रूट्स में और क्या ओवरी के अंदर ओव्यूल जो है, ठीक है, उनमें क्या कोई संबंध हो सकता है। तो हाँ, हमारे वाले जो फ्रूट्स मतलब जो हमारे हम फ्रूट देख सकते हैं, फ्रूट के अंदर एक ओवरी हो सकती है, ठीक है, तो उसके अंदर एक सीड देखने को मिल सकता है। अगर वो हमारी मोनोकार्पिक फ्लावर होती है तो ठीक है, तो उसके अंदर हमारा क्या बन जाएगा, एक ही सीड बनेगा। लेकिन अगर वो मल्टीकार्पिक है तो उसके अंदर एक ही ओवरी के अंदर मल्टीपल ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि वाटरमेलन के अंदर, ठीक है। In the most plants, by the time of fruit development, the ovary, other floral parts degenerate, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हमारा फ्रूट का डेवलपमेंट चलता रहेगा तो हमारे फ्लावर्स के बहुत सारे पार्ट ऐसे रहेंगे जो कि डिजेनरेट हो जाएंगे या फॉल ऑफ, यानी कि नीचे की तरफ गिर जाएंगे। However, in the few species such as apple, strawberry, cashew, etc., the thalamus also contributes the fruit formation. यहाँ से भाई नीट में नोट कर लो, यहाँ से इसको दोबारा से पढ़ के देखो, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें खत्म करो, ठीक है। यहाँ से ये नीट का क्वेश्चन है। नीट का क्वेश्चन क्या है, हाउएवर इन ए फ्यू स्पीसीज सच जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, etc., द थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट द फ्रूट फॉर्मेशन, यानी कि बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या रहता है, थैलेमस भी इंक्लूड हो जाता है फ्रूट के अंदर। तो हमारे फ्रूट क्या रहते हैं, ऐसे वाले फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, यानी कि वो तुमसे पूछ सकता है फॉल्स फ्रूट क्या है, ठीक है। मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवेरी एंड आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स, यानी कि हमारे पास में जो फ्रूट्स हैं वो फॉल्स फ्रूट्स भी हैं और कुछ फ्रूट्स हमारे पास में ट्रू फ्रूट्स भी हैं। ये अदर देन ओवेरी से बनते हैं, ठीक है, अदर देन ओवेरी। और ये वाले जो फ्रूट होते हैं ये ओनली ओवेरी से डेवलप होते हैं, ओनली ओवेरी से बनते हैं। ये अदर देन ओवेरी जैसे कि थैलेमस वगैरह से डेवलप हो जाते हैं। Although in the most of the species, fruits are result of the fertilization. Fruits क्या है, fertilization का result है। There are few species. आपको ये वाला क्वेश्चन कर लेना है, फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल क्या है, फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा नीट में पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट, अभी हम बस एक टॉपिक और कवर कर लें, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का क्या मतलब होता है, ठीक है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए, ठीक है, जो इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है ना, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ये वाला टॉपिक, यानी कि ऐसे फ्रूट्स जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के बने, क्या बने, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन के बनने वाले फ्रूट्स, विदाउट फर्टिलाइजेशन के बनने वाले फ्रूट्स को हम क्या बोल देते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बोल देते हैं, ठीक है। विच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, सच फ्रूट्स कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। बनाना इज द वन सच एग्जाम्पल,
बनाना क्या है, एक ऐसा ही एग्जाम्पल है जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के बनता है। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशंस ग्रोथ हार्मोन्स, यानी कि पार्थिनोकार्पी को हम क्या कर सकते हैं, कुछ ग्रोथ हार्मोन की मदद से भी कर सकते हैं। सच फ्रूट्स आर सीडलेस, यानी कि पार्थिनोकार्पिक जो फ्रूट्स होंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कैसे रहते हैं, सीडलेस फ्रूट्स, यानी कि उनके अंदर सीड्स देखने को नहीं मिलते। ठीक है, सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेज टू द एंजियोस्पर्म। पहले हम ये जो डायग्राम्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ये वाले डायग्राम्स हम इनको कवर करके आते हैं। पार्थिनोकार्पिक को नोट कर लेना, ये नीट में आया हुआ है। देखो आप यहाँ पे देखो, ये हमारे पास में कई सारे सीड्स के डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि ये वाले डायग्राम में देखो, इस डायग्राम के अंदर ये कॉटिलीडन दिखाई दे रहे हैं, एक कॉटिलीडन दूसरा कॉटिलीडन, ये डाइकोटिलीडन का सीड दिखाई दे रहा है, ये कैस्टर का सीड हमें दिखाई दे रहा है। इसमें ये ग्रीन वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये इसके अंदर क्या है, ये कॉटिलीडन वाली स्ट्रक्चर है, ये चारों तरफ इसके एंडोस्पर्म है, और ये सबसे बाहर की तरफ सीड कोट वाली स्ट्रक्चर है। ठीक है, हाइपोकोटाइल यानी कि सबसे नीचे की तरफ वाली स्ट्रक्चर, रूट एक्सिस, यहाँ से हमारी रूट अराइज होगी, यहाँ पे ये रूट टिप दिखा रखी है, सूट एपेक्स, जहाँ से हमारा सूट बनेगा, ये सूट मेरिस्टम है। अब यहाँ पे हमारा एक और सीड दिखा रखा है, ये ऑनियन के बारे में होता है। इसमें हमारा क्या दिखा रखा है, ये एंडोस्पर्म चारों तरफ में भरा हुआ है, ये रूट की टिप है, यहाँ से हमारी रूट जनरेट होगी। हाइपोकोटाइल यानी कि कोटिलीडन से नीचे की तरफ मिलने वाली स्ट्रक्चर, सूट एपिकल मेरिस्टम, यानी कि यहाँ से हमारा सूट अराइज होगा। कॉटिलीडन यानी कि ये हमारा एक क्या दिखा रखा है, कॉटिलीडन दिखाई दे रखा है, और इसके चारों तरफ मिलने वाला, यानी कि सीड के चारों तरफ मिलने वाली स्ट्रक्चर को क्या बोलते थे हम, सीड कोट। ठीक है, अब ये वाला डायग्राम तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्योंकि ये नीट के अंदर आ चुका है। ठीक है, ये तुम्हारे मोनोकॉट मेज का डायग्राम है। ठीक है, इसके अंदर ये वाली स्ट्रक्चर जो दिखा रखी है, ये वाली जो स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये हमारी एंडोस्पर्म की स्ट्रक्चर दिखा रखी है। और एंडोस्पर्म हमारा कैसा है, 3N, फ्लोइडिस की क्या होती है, 3N स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके चारों तरफ फ्रूट्स की बॉल होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पेरिकार्प। और पेरिकार्प इसकी बॉडी से क्या रहती है, सीड कोट और पेरिकार्प सब के सब फ्यूज रहते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है स्कूटेलम, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्कूटेलम की स्ट्रक्चर दिखा रखी है। ठीक है, ये दिखा रखा है कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल क्या होती है, एक कवरिंग होती है, प्लीम्यूल के चारों तरफ मिलने वाली एक कवरिंग, प्लीम्यूल। प्लीम्यूल क्या पोर्शन रहता है, यहाँ से बनता है हमारा शूट, यहाँ से क्या बनता है हमारा शूट या स्टेम बनता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या दिखा रखा है, रेडिकल। रेडिकल के चारों तरफ मिलने वाली एक स्ट्रक्चर होती है कोलियोराइजा। कोलियोराइजा, राइजा मतलब रूट, और कोलियो का मतलब क्या रहती है, कवरिंग, यानी कि रूट के चारों तरफ मिलने वाली कोई कवरिंग। और रेडिकल से क्या बनती है, हमारी रूट ही बनती है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम हमारा लेबलिंग टाइप में क्वेश्चन इसमें बना हुआ है। यहाँ से क्या पूछ लेता है, वो लेबलिंग पूछ लेता है कि यहाँ से वो सब के सब ये मिटा देगा, ये सब मिटा देगा, और इनमें तुम्हें रख देगा कि ए क्या है, बी क्या है, और सी क्या है, और डी क्या है। ठीक है, ये इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन ये नीट में आया हुआ है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे बीच में मिडिल में एक लेयर दिखाई दे रही है, ये वाली जो लेयर होती है, ये वाली लेयर, इस वाली लेयर को हम बोलते हैं एल्यूरॉन लेयर। क्या बोलते हैं, एल्यूरॉन लेयर। और एल्यूरॉन की जो लेयर होती है, इसकी प्लॉइडी भी हमारी 3N होती है। ठीक है, क्या होती है, 3N होती है। और एल्यूरॉन की लेयर ही हमारी सीड के कोटिलीडन्स को और एंडोस्पर्म को सेपरेट करती है, इधर एंडोस्पर्म है और इधर हमारा कोटिलीडन। ठीक, अब नेक्स्ट हम एप्पल का डायग्राम देखेंगे, जो कि हमारा क्या दिखा रखा है इसमें, थैलेमस से बना हुआ। ठीक है, इसको क्या बोलते हो तुम, फॉल्स फ्रूट। ये क्या है, हमारा एक एप्पल का डायग्राम है, और ये इसमें जो हमारा ईडेबल पार्ट होता है, जिसको हम खाते हैं, ये वाला पार्ट, ये थैलेमस से डेवलप होता है। किससे डेवलप होता है, थैलेमस से। थैलेमस से डेवलप होने वाले फ्रूट्स को हमने क्या बोला था, फॉल्स फ्रूट। तो ये हमारे क्या है, फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल है। कौन कौन, हमारा एप्पल और हमारी स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के अंदर भी ये वाला जो पोर्शन दिखा रखा है, ये थैलेमस दिखा रखा है। इसके चारों तरफ के जो चारों तरफ जो पोर्शन मिल रहा है, इसको हम एक्इन बोल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एंडोस्पर्म, और ये मीजोकार्प लेयर दिखा रखी है, और ये इसमें सीड है। ठीक,
पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के बारे में तुम्हें पता ही चल गया था कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के बनने वाले जो फ्रूट होते हैं वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। ठीक है, बनाना उसका एग्जाम्पल मिला। सीड ऑफर सेवरल एडवांटेज ऑफ एंजियोस्पर्म। फर्स्टली सीड्स reproduce process such as the pollination and fertilization are independent butter. Seed formation is a more dependable. Also, seed have better adaptive strategy for the dispersal of new habitats and help species to colonize. इन अदर एरिया, यानी कि सीड ही हमारे पास में एक ऐसा ऑप्शन है जो कि प्लांट को क्या करता है, नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाता है और अलग अलग एरिया में वो नई नई कॉलोनी बनाने में सक्षम होता है। ठीक है, एज एव दे सफिशिएंट फूड रिजर्व। ठीक है, यंग सीडलिंग्स आर नरिशिंग अंटिल दे आर कैपेबल फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जब तक हमारे सीड के अंदर फूड मटेरियल स्टोर रहता है, जब तक कि हमारा एक सीड डेवलप ना हो जाए, ठीक है, खुद से नरिशमेंट या फोटोसिंथेसिस करने के लिए। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन द यंग एम्ब्रियो। जब हमारे सीड के चारों तरफ जो प्रोटेक्शन रहती है सीड कोट, वो हमारे यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे आर जनरेट द न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग द वेरिएशन। और इसीलिए क्या होता है, इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। सीड क्या बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, तो इसी के अंदर क्या आ जाते हैं, वेरिएशन देखने को मिलते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, जो कि हमारे एवोल्यूशन में हेल्प करती है। सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। सीड ही क्या है, हमारे एग्रीकल्चर का बेस होता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ द मैच्योर सीड आर द क्रूशियल फॉर द स्टोरेज ऑफ सीड। यानी कि डोरमेंसी और द डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन यानी कि पानी का कम हो जाना, और डोरमेंसी, डोरमेंसी और डिहाइड्रेशन क्या है, दो ऐसी टेक्निक है जिनकी मदद से क्या हो सकता है, हमारा सीड स्टोर हो सकता है, विच कैन यूज एज फूड throughout the year and also arise a crop the next season। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, डोरमेंसी की वजह से सीड को स्टोर करके रख सकते हैं अपने फूड के लिए, या नेक्स्ट सीजन में उसको दोबारा से उगाने के लिए। ठीक है, कैन यू इमेजिन द एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, क्या आप इमेजिन कर सकते हो एग्रीकल्चर को बिना सीड के, और द प्रेजेंस ऑफ सीड विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे द सून आफ्टर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। या तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि सीड बस अभी बना और अभी से वो जर्मिनेट कर जाए, तो हम ऐसी कंडीशन में एग्रीकल्चर को इमेजिन ही नहीं कर सकते। हाउ लॉन्ग डू यू यूज द सीड रिमेन अलाइव। ठीक है, डिस्पर्स, यानी कि तुम कितना अनुमान लगा सकते हो कि कोई सीड कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है। दिस पीरियड इज अगेन वेरीज ग्रेटली। ये वाला भी क्या, ये वाला भी पीरियड जो है वेरी करता है। If the few species seed lost viability within the few months, कुछ सीड जो होते हैं वो अपनी वायबिलिटी को कुछ ही मंथ्स में क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। सीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज लिव द सेवरल ईयर्स। कुछ सीड्स क्या होते हैं, सेवरल ईयर्स, यानी कि कई सालों तक भी वो क्या कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। कैन रिमेन अलाइव द हंड्रेड ऑफ ईयर्स, यानी कि 100 साल तक या हजारों सालों तक भी सीड क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। देयर आर द सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ द ओल्ड ईयर बाइबल सीड। हमारे पास में कई सारे ऐसे रिकॉर्डेड सीड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं। द ओल्डेस्ट सीड दैट ल्यूपाइन या ल्यूपाइनस आर्क्टिकस, ठीक है, एक्सवेटेड फ्रॉम द आर्कटिक टुंड्रा। यानी कि हमारे पास ये वाला नीट के लिए क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा, ये नीट में आएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास में सबसे जो ओल्डेस्ट सीड है वो क्या है, ल्यूपाइन का सीड है, ल्यूपाइनस आर्क्टिकस का, जो कि कहाँ से मिला था, आर्कटिक टुंड्रा से। द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एस्टिमेटेड रिकॉर्ड 10,000, यानी कि 10,000 साल के बाद भी वो फ्लावर ने अपनी डोरमेंसी को ब्रेक करा और उसके बाद में सीड के या फ्लावरिंग हुई उसमें। एट द रिसेंट रिकॉर्ड, हाल ही फिलहाल में कुछ हमें एक और सीड देखने को मिला जो कि 2000 ईयर का है। ठीक है, वो किसका सीड है, वो डेट पॉम, ठीक है, खजूर का है। ठीक है, जिसका क्या नाम है, फोइनिक्स डैक्टिलोफिरा। आपको ये दोनों के दोनों लाइन याद कर लेनी है। द डिस्कवर डरिंग द आर्कियोलॉजिकल एग्जर्वेशन एट द किंग हेरोड प्लेस नियर द डेड सी। मृत सागर के पास में जो किंग हेरोड का किला था, वहां से एक सीड हमें देखने को मिला जो कि 2000 साल पुराना है। और वो किसका सीड था,
खजूर, ल्यूपाइनस आर्टिकस और एक फाइनिक्स डेक्टिलोफेरा, ये हमारे ओल्डेस्ट सीड इस अर्थ पर मिले हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा कोई भी इस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह ऐसे नहीं आते। ठीक है, इसमें तुम्हारा कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि में नीट में मिले। यहाँ से अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या बचता है, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी हमारे इस वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक होता है। एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, इसके नाम से भी क्लियर होता है। पहले हम इसमें पॉली एम्ब्रियोनी को कवर कर लेते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या है? पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और एम्ब्रियोनी का मतलब होता है एम्ब्रियो। पॉली का मतलब क्या होता है? मल्टीपल एम्ब्रियो, मल्टीपल एम्ब्रियो, मल्टीपल एम्ब्रियो इन ए सिंगल सीड, इन ए सिंगल सीड। तो ये क्या बन जाती है हमारी पॉली एम्ब्रियोनी। ऐसा देख सकते हो कि हमारे पास में क्या है, एक सीड है, एक सीड के अंदर क्या है, ये वाला हमारा ये सीड है, और ये हमारा एम्ब्रियो है। ये क्या है हमारा एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये मोनो एम्ब्रियोनिक सीड है। इसी तरीके से अगर हम एक ऐसा सीड बना लें जिसके अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो देखने को मिले, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे पॉली एम्ब्रियो। क्या बोल देंगे इसको? पॉली एम्ब्रियो। इसको क्या बोल देंगे? पॉली एम्ब्रियो। पॉली एम्ब्रियोनी के एग्जाम्पल हमारे पास में देखने को मिलते हैं, सिट्रस, सिट्रस है, मैंगो है। ठीक है, सिट्रस और मैंगो के अंदर ये वाली चीजें हमें देखने को मिलती है। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस के टॉपिक को हम करते हैं कवर। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस जनरली एक वर्ड का ये है। ठीक है, सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन विदाउट विदाउट फर्टिलाइजर, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड का बनना। जब सीड हमारा विदाउट फर्टिलाइजेशन के बन जाए तो हम उसको क्या बोल देते हैं? एपोमिक्सिस। ये कुछ ग्रासेस फैमिली के अंदर, एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है, although the seed in generally are the products of the fertilization in a few flowering plants such as some species Asteraceae and grasses family have involved special mechanism to produce seeds without fertilization। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड के बनने क्या बोल देते हैं? एपोमिक्सिस। व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट द फर्टिलाइजेशन? ठीक है, फ्रूट प्रोडक्शन को क्या बोला था हमने? विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट के बनने को हमने बोला था पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये वाली लाइन तुम्हारी नीट में आ चुकी है। एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस फॉर्म ए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म है जो कि हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करती है? मिमिक करती है। देयर आर द सेवरल वेज द डिपेंड ऑफ एपोमिक्टिक सीड। In some species, the diploid egg cell is formed without the reduction division and develops into the embryo without fertilization। Without fertilization के हमारे पास में क्या बन जाते हैं? एम्ब्रियो बन जाते हैं। More often, ठीक है, as the many citrus and mango, बहुत सारे सिट्रस और मैंगो के अंदर क्या मिल जाते हैं? इसी तरीके से हमारे एम्ब्रियो बन जाते हैं। ठीक है, उस वाली कंडीशन को क्या बोल दिया तुमने? पॉली एम्ब्रियोनी। इसको क्या बोल दिया हमने? पॉली एम्ब्रियोनी। यहाँ से तुम्हारा नीट में क्वेश्चन आया, वेराइटीज ऑफ सम न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सेट स्टार्ट डिवाइडिंग, प्रोड्यूस इनटू द एम्ब्रियो सेट एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियोज। ठीक है, assurance the more than one embryo in a seed refer to as polyembryony। यानी कि जब एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो मिले तो उसको हम क्या बोल देते हैं?
पॉली एम्ब्रियो बोल देते हैं। टेक आउट सम ऑफ सीड ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वीज देम, यानी कि उन्होंने क्या बोला है कि अगर तुम एक ऑरेंज का एक सीड ले लो और उसको स्क्वीज यानी कि उसको क्या कर दो, तुम तोड़ के देखो तो उसके अंदर से, ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज, उसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज निकल सकते हैं। व्हाट विल बी द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज, कैन दे कॉल द क्लोन्स, क्या वो क्लोन्स होंगे? हाँ भाई वो बिल्कुल क्लोन होंगे, क्योंकि वो क्या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, बस उन्होंने मिमिक्री तो करा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है। हाइब्रिड वैरायटी जो होती है सेवरल ऑफर अवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स बीइंग द एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड, कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज द देम terminationally increase the productivity, ठीक है। one of the problems of hybrid that the hybrid seed have produced the every year, if seeds collected from the hybrids are sown as plant, the progeny will the segregate and do not maintain the hybrid character, यानी कि क्या कहना चाह रहा है, हाइब्रिड सीड जो होता है, अगर हम हाइब्रिड वैरायटी को उगाते हैं तो हाइब्रिड वैरायटी क्या होती है, हाइब्रिड के अंदर क्या होते हैं, हमारे दोनों के दोनों कैरेक्टर एक साथ में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अगर हम इसी का सेल्फ क्रॉस बार बार कराते रहते हैं, तो हमारा फिर से हमारा लोअर प्रोडक्शन देखने को मिलता है। लेकिन हाइब्रिड जो सीड होते हैं, हाइब्रिड सीड को तुम्हें एवरी ईयर खरीदना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, एवरी ईयर तुम्हें लेने पड़ेंगे ये सीड, ठीक है। और ये सीड क्या होते हैं, वेरी कॉस्टली, क्या होते हैं ये, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली सीड होते हैं, और इनमें क्या हो सकता है, लोअर प्रोडक्शन हो सकता है। तो हम क्या एक तरीका अपनाते हैं एपोमिक्टिक सीड का, एपोमिक्टिक सीड, क्योंकि एपोमिक्टिक सीड क्या होते हैं, हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, और ये क्या कर सकते हैं, हमारे इनको बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है, और एपोमिक्टिक सीड हम एपोमिक्सिस वाली प्रोसेस से जनरेट करा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। इस वाले चैप्टर में हमने हर वो टॉपिक, हर वो पॉइंट कवर करा है जहाँ से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है या नीट में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आप इसी तरह के से हमें और कोई भी चैप्टर बता सकते हैं कि सर ये वाला चैप्टर कवर करो, ठीक है। ये वाला चैप्टर हमने अपनी तरफ से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, उसी तरीके से हम कवर करेंगे अपनी सीरीज को, ठीक है। थैंक यू।